आज का हमारा विषय है इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मुख्य उद्देश्य उत्पादन की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करना होता है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं की लागत निर्धारण करने के लिए लागत निर्धारण की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि भी उनमें से एक है। यह विधि उन संस्थाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है जहां उत्पादन की इकाइयां समान प्रकार की होती हैं और उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा लागत इकाइयां भौतिक एवं प्राकृतिक रूप से समान होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की खान उद्योग, सूती उद्योग, आटा उद्योग, कागज उद्योग आदि। इस तरह की संस्थाओं में इकाई ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इसमें लागत ज्ञात करने की 3 तरह की विधियां प्रयोग में ली जा सकती हैं। फर्स्ट है कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट लागत पत्र। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण। और तीसरा तरीका हो सकता है हमारा प्रोडक्शन अकाउंट। उत्पादन खाता। 3 तरह से हम बना सकते हैं, लागत पत्र बना सकते हैं, कॉस्ट शीट, लागत विवरण बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या उत्पादन खाता बना सकते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट। फर्स्ट में यहाँ पे बता रहे हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट या परफॉर्मा होता है वो इस प्रकार का होता है अपना। इस फॉर्मेट में हम बता देते हैं कॉस्ट शीट, उसकी अवधि बता देंगे ऑफ सो एंड सो, किस संस्था की है, फॉर द पीरियड और किस अवधि के लिए बना रहे हैं, किस संस्था की और किस अवधि के लिए बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पर आउटपुट दिखा देंगे उसकी यूनिट्स में। आउटपुट कितनी इकाइयों का है। यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे, एक प्रति इकाई लागत के लिए, एक हमारा अमाउंट के लिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसको हम बोलें टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम प्लस करते हैं डायरेक्ट वेजेस,
वेजेस या लेबर, जो भी शब्द यूज़ करना चाहें। और इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेस। यदि हम तीनों राशियों को जोड़ देते हैं तो ये जो टोटल है ये हमारा कहलाता है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। ये यानी बेसिक कॉस्ट है, मूल लागत है जिससे कोई भी सामग्री तैयार होती है। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री जिसको हम वर्क्स भी बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स यानी हमारी अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में किए गए हैं। तो प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो जो राशि हमारी ज्ञात होगी वो हमारी कहलाएगी वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस, या फिर इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो हमें ज्ञात हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो हमें ज्ञात हो जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, इसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब यदि प्रश्न में सेल्स की सूचना है तो सेल्स में से कॉस्ट को घटा के हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। प्रॉफिट या लॉस जैसी भी सिचुएशन है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और ये हमारी आ जाएगी सेल्स। इस तरीके से हमारा एक सिंपल फॉर्मेट एक कॉस्ट शीट का बन के तैयार होता है। मैं थोड़ा सा एक बार वापस समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री, जिसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कह सकते हैं। इसका निकालने का एक तरीका भी होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। डायरेक्ट वेजेस यानी वो श्रम जो प्रत्यक्ष रूप से माल को बनाने में लगा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से सामग्री को उत्पादन बनाने तक किए गए हैं, जो डायरेक्टली या जिनके बिना होना उत्पादन संभव नहीं है। ऐसी एक्सपेंसेस, ऐसी वेजेज और ऐसी मटेरियल हमारी मूल लागत यानी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री या जिसको हम वर्क्स भी बोल सकते हैं ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। इसका और जो सेल्स का अंतर है वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट लॉस, या इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जैसे आपने टर्म्स पढ़े थे, एक आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है
तब तो हम सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करते हैं तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्रॉफिट। और यदि आप को नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट या तो आप निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने सॉल्व किया ऊपर वाली इक्वेशन से, माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेट प्रॉफिट निकालना हो तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स घटा देंगे, या फिर पूरा दिखाना है तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की थी आपके यहाँ पर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम यदि प्रश्न में आपको डायरेक्ट मटेरियल की सूचना नहीं हो और उसकी डिटेल सूचना हो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यदि प्रश्न में डायरेक्ट मटेरियल की सूचना है तब तो हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे, और डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, हमें डिटेल्ड सूचना है ओपनिंग स्टॉक और परचेज़ की, तो फिर हम निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारी सबसे बेसिक टर्म है किसी चीज़ को निकालने की या कॉस्ट शीट बनाने की। इसको डिटेल में कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। एक बार इसको देख के समझना है और कोई डाउट्स यदि हैं तो पूछने हैं।